हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंग्वानल कैनाल के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली उसकी एनाटॉमी की बात करेंगे। इसको मैं एक मॉडल से समझाऊंगा, तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये मैंने एक पेल्विस का मॉडल बना के रखा है। हमारे काम की इसमें खाली दो चीजें हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस और एएसआईएस, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। तो इसको और इसको कनेक्ट करती हुई एक लिगामेंट पास करती है जिसे हम बोलते हैं इंग्वानल लिगामेंट। तो इंग्वानल लिगामेंट को डिनोट करने के लिए मेरे पास एक यहाँ पे एक क्राफ्टेड स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। इसमें जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ये इंग्वानल लिगामेंट है, जो कि एएसआईएस और प्यूबिक सिम्फाइसिस को कनेक्ट करती है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें और भी चीजें हैं। ये क्या क्या है पहले इन्हें समझ लेते हैं, आगे की चीजें बाद में बताऊंगा। ये जो ऑब्लिक लाइंस दिख रही हैं आपको सबसे एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस है। इसके अंदर ये भी ऑब्लिक है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्लिक है। इन्हें इंटरनल ऑब्लिक मसल फाइबर्स बोलते हैं। इसके अंदर फिर ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स हैं, इन्हें ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस बोलेंगे। और इसके अंदर जो मैंने दिखाया पिंक कलर का, ये है फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ठीक है, सारी लेयर्स हम समझ गए। अब आप देख रहे हो कि इसी पेज के ही कंटिन्यूएशन में मैंने ये लाइन बना दी है। इसका क्या मतलब है कि जो इंग्वानल लिगामेंट है ये एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस का ही एक्सटेंशन होता है, इसी से बनता है, और ये एएसआईएस और प्यूबिक सिम्फाइसिस को कनेक्ट करता है। तो अब इसमें इंग्वानल कैनाल कहां है? तो इंग्वानल कैनाल इन्हीं मसल लेयर्स के बीच में होती है, ऑब्लिकली पास करती है। इट्स एन ऑब्लिक इंट्रामस्कुलर पैसेज। ओके, इट्स एन ऑब्लिक इंट्रामस्कुलर पैसेज व्हिच पासेस इन बिटवीन दीस मसल फाइबर्स एंड एपोन्यूरोसिस, जो कि इन्हीं के मिडल हाफ के जस्ट अबव प्रेजेंट होती है। एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम डीप इंग्वानल रिंग टू सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग। अभी डीप और सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग क्या है ये समझते हैं। तो अब बात करते हैं हम डीप इंग्वानल रिंग की, वो क्या होता है। तो उससे पहले एक पॉइंट जानना जरूरी है, मिड इंग्वानल पॉइंट। मिड इंग्वानल पॉइंट क्या होता है? एएसआईएस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच का जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं मिड इंग्वानल पॉइंट। तो जो डीप इंग्वानल रिंग होती है वो मिड इंग्वानल पॉइंट के जस्ट, यहां कहीं मिड में होगा मिड इंग्वानल पॉइंट, इसके जस्ट 1.2 सेंटीमीटर ऊपर इन द फेशिया ट्रांसवर्सालिस, इस लेयर में ओपन होती है। जैसा कि मैंने पीछे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, फेशिया ट्रांसवर्सालिस में 1.2 सेंटीमीटर ऊपर। और इसको एनाटॉमिकली देखें तो एक और चीज जो आपको यहाँ पे फोटो में दिख रही होगी, इट इज लोकेटेड जस्ट लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, की बात हो गई। अब बात करते हैं सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग के बारे में। तो सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग तो बाहर ही दिख रही है। जब वो कैनाल यहाँ फेशिया ट्रांसवर्सालिस और बाकी मसल लेयर के थ्रू होती होती बाहर निकलती है, तो फाइनली ओपन होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल में, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस में। तो वहां पे ये एज एक ट्रायंगुलर ओपनिंग ओपन होती है। ये एक ट्रायंगुलर सी ओपनिंग है। जो डीप इंग्वानल रिंग थी वो एक सर्कुलर या ओवल शेप की ओपनिंग थी। ये एक ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है जिसके आप देख सकते हो। अब इसकी खास बात क्या है, यहीं से सारी चीजें जो भी इंग्वानल कैनाल में पास हो रही हैं वो बाहर निकलती हैं। कंटेंट सबके बाद में देखेंगे क्या होता है। अच्छा, यहां पे कुछ मैंने लाइनिंग बना रखी, ये क्या है? तो इसको हम बोलते हैं क्रूरा। जो इंग्वानल लिगामेंट होता है इसी के रिफ्लेक्टेड फाइबर्स, जैसे आप समझो ये ट्रायंगुलर टाइप का है, अगर इसको ज्यादा एक्सटेंड किया गया तो ट्रायंगल तो फट जाएगा, तो इसको रोकने के लिए कुछ तो चाहिए। तो यही इंग्वानल के फाइबर्स ऊपर जाके इसको रोकते हैं, इसे बोलते हैं क्रूरा। ये इंटरक्रूरल फाइबर्स ही इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और ज्यादा लैक्स नहीं होने देते और इसकी स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं। ये है क्रूरा का इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं हम बाउंड्रीज ऑफ इंग्वानल कैनाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें टफ क्रैक नहीं है। अब ये एक ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है, तो ये ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे पार हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से कैनाल पास होता है यहाँ पे। अब इस तरीके से पास होता है तो कुछ स्ट्रक्चर्स इसके आगे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स इसके पीछे हैं। अच्छा, तो एक बार फिर से स्ट्रक्चर रिवाइज करा देता हूं। ये सबसे आगे क्या है? एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। इसके पीछे है इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये है फेशिया ट्रांसवर्सालिस। अब इन दोनों, ये दोनों चीजें क्या करती हैं? मिलके मीडली कंजॉइंट टेंडन बनाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे लेयर है फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो एंटीरियर बाउंड्री है इंग्वानल कैनाल की, इसकी जरूरत नहीं है हमें अभी। तो एंटीरियर बाउंड्री क्या आएगी? कैनाल है इसके अंदर, सबसे आगे क्या होती है? स्किन होती है, उसके पीछे सुपरफिशियल फेशिया होती है। सुपरफिशियल फेशिया में भी दो लेयर्स होती हैं। एक्सटर्नल जो फैटी लेयर होती है, सुपरफिशियल फैटी लेयर, उसे बोलते हैं कैंपर्स फेशिया। और उसकी डीप एक मेम्ब्रेनस फेशिया होती है, मेम्ब्रेनस लेयर होती है, उसे बोलते हैं फेशिया स्कापा। ठीक है, और उसके पीछे हमारी आ गई फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, जो कि फुल लेंथ को इंग्वानल कैनाल को कवर कर रही है। इसके पीछे
अगर मैं इसको पूरा खोल के दिखाऊं आपको, आप देख रहे होगे कि ये कैनाल गई हुई है। तो कैनाल अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, कैनाल का एंटीरियर साइड यहां भी है थोड़ा सा। तो कैनाल को एंटीरियरली इन द लेटरल लेटरल 1/3 ये हमारी इंटरनल ऑब्लिक मसल भी कवर कर रही है। इन द लेटरल 1/3 इंटरनल ऑब्लिक मसल भी इसकी एंटीरियर बाउंड्री बनाती है। तो जैसे हमने एंटीरियर बाउंड्री देखी, वैसे हम पीछे पीछे की पोस्टीरियर बाउंड्री देखते हैं। तो पोस्टीरियर बाउंड्री के लिए इसको मैं घुमा देता हूं, बट उससे पहले हम समझते हैं कि इसके पीछे भी कुछ लेयर होंगी। हमारी जो विसरा है उसको क्या कवर करती है, पेरिटोनियम कवर करती है। तो एक पेरिटोनियम की लेयर होगी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाते हुए, जो कि फुल लेंथ में होगी। उसके बाहर कुछ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू होगा, और उसके बाहर आती है फेशिया ट्रांसवर्सालिस, जो कि फुल लेंथ में कवर करती है। अच्छा, इसके मीडियल 2/3 में कुछ चीजें होती हैं जो कि कवर करती हैं। इसको पीछे से देखा जाए तो वो क्या होती है, जैसे इसमें आप, ये कैनाल है तो इसके पीछे आपको क्या दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट जो है क्या बनाया है मैंने, इन दोनों लेयर्स को चिपका के, ये है कंजॉइंट टेंडन। तो मीडियल 2/3 ऑफ द कैनाल की जो पोस्टीरियर बाउंड्री होती है वो कंजॉइंट टेंडन आती है। ठीक है, बात करते हैं इंग्वानल कैनाल के रूफ के बारे में। तो रूफ बनाने में बेसिकली जो बीच की दो मसल्स हैं, इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इन्हीं दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो कैनाल है इसी पे क्या होता है, इन दोनों मसल्स की कुछ फाइबर्स ऐसे आर्च कर जाती हैं ऊपर की तरफ। तो यही आर्च फाइबर्स ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल यही इसके रूफ बनाती हैं। अच्छा, फ्लोर कौन बनाता है? तो फ्लोर में, अच्छा आप देख रहे होंगे कि जो इंग्वानल लिगामेंट है ये इनवर्ड ग्रूव बनाया है मैंने। तो ये फॉर अ रीजन है, क्योंकि जो इंग्वानल कैनाल है इसी ग्रूव्ड पार्ट्स पे ही लाई करता है, और जो ग्रूव्ड इंग्वानल लिगामेंट होती है यही इसका फ्लोर बनाती है। ठीक है, तो ग्रूव्ड इंग्वानल लिगामेंट और मीडली इसी का एक्सटेंशन होता है लैकुनर लिगामेंट। तो लैकुनर लिगामेंट और इंग्वानल लिगामेंट मिलकर इसका फ्लोर बनाती है। ठीक है, अब हम बेसिकली इसके कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके दो ही कंटेंट्स होते हैं, एक येलो इंग्वानल नर्व, और मेल्स में एक्सक्लूसिवली स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, और फीमेल्स में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है। ठीक है, अब स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड कैसे बनता है? तो सबसे पहले ये कैनाल ही क्यों बना? इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जब टेस्टिस एक इंट्रा यूट्राइन लाइफ में टेस्टिस एक एब्डोमिनल ऑर्गन होता है, उसे एब्डोमेन से बाहर जाना होता है इन द स्क्रोटल सैक। तो वो वहां जाने के लिए इन सारी मसल लेयर्स को पियर्स करता हुआ जाता है। तो जब ये इन सारी मसल्स को पियर्स करता हुआ जाता है तो अपने साथ इनकी कुछ पार्ट लेके जाता है, वही आगे चल के स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाती हैं। तो जो सारी लेयर्स होती हैं उसकी वो इन्हीं से डराइव होती हैं। तो सबसे पहले वो इसको पियर्स करेगा, फेशिया ट्रांसवर्सालिस को। तो इसको जब साथ लेके जाएगा वो उसकी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बना देगी। फिर वो इन दोनों को पियर्स करेगा, फेशिया ट्रांसवर्सालिस और इंटरनल इंटरनल ऑब्लिक मसल को। तो इसको जब ट्रांसफर करेगा तो उसकी क्रीमेस्ट्रिक मसल बन जाएगी। और फाइनली जब एंड में वो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस को पियर्स करके बाहर निकलेगा तो वो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बना देगी। तो यही जो तीन चीजें मैंने बताई, यही स्पर्मेटिक कॉर्ड की सारी कवरिंग होती है। अब बात करते हैं हम कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड के। तो कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारा है डक्टस डिफरेंस, जो कि टेस्टिस तक जाता है स्पर्मेटोजोआ को ट्रांसफर करने के लिए। फिर हम इसमें चार चीजें और इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना में इजी होगी। आपको यहाँ पे 3 आर्टरीज की बात करनी है, 3 नर्व्स की बात करनी है, एक वेन्स और एक लिम्फ नोड से रिलेटेड। तो 3 आर्टरीज कौन सी हैं? तो एक तो आर्टरी हो गई आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस, फिर नीचे टेस्टिस है तो टेस्टिकुलर आर्टरी हो गई, देन एक क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी होती है। ओके, देन 3 नर्व्स, एक नर्व होगी जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व, देन प्लेक्सस ऑफ सिंपैथेटिक प्लेक्सस, एंड देन विसरल एफरेंट नर्व फाइबर्स जो कि पेन वगैरह ट्रांसफर करते हैं। फिर वेनस प्लेक्सस की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स। ठीक है, अगेन टेस्टिस से कुछ लिम्फ नोड्स भी जा रहे होते हैं तो उनकी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स फ्रॉम टेस्टिस। एंड लास्ट, जब टेस्टिस पेरिटोनियम को पियर्स करते हुए यहां जा रहा होता है तो वहां अपने साथ एक पेरिटोनियम की लेयर लेके जाता है। बट वो लेयर एडल्टहुड में जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो ऑब्लिटरेट कर जाती है, तो इसको बोलते हैं रेमिनेंट ऑफ प्रोसेसेस वेजिनालिस। ये नॉर्मली ऑब्लिटरेट हो जानी चाहिए, अगर वो ओपन ही रह जाती है तो एक डिफेक्ट होता है जिससे बाद में हर्निया हो सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, बट हर्निया जानने से पहले हम कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स ऑफ इंग्वानल कैनाल के बारे में बात करेंगे। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जैसे क्या, मतलब ये एक डिफेक्ट है तो अंदर के कंटेंट बाहर ना आ जाए, उसको रोकने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो उसमें कुछ मैकेनिज्म्स हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म जो बताने वाला हूं वो है फ्लैप वॉल मैकेनिज्म। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऑब्लिक कैनाल है, सीधा सीधा तो है नहीं। तो जब भी हमारे
एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ता है तो सारी मसल्स अप्रोक्सीमेट कर जाती हैं, आपस में चिपक जाती हैं, तो ये कैनाल भी आपस में चिपक जाती है, ऑब्लिटरेट कर जाती है, तो कुछ भी कंटेंट बाहर नहीं आ पाता। इसको बोलते हैं फ्लैप वॉल मैकेनिज्म एंड इट इज ड्यू टू द ऑब्लिक्विटी ऑफ इंग्वानल कैनाल। ठीक है। सेकंड, शटर मैकेनिज्म। अब शटर मैकेनिज्म क्या है? शटर आपने देखा होगा, शटर ऊपर से नीचे गिरता है, बिल्कुल वैसा ही शटर है यहाँ पे। तो ये जो दोनों मसल फाइबर्स हैं, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये मसल को पीछे आगे से भी कवर कर रही हैं, पीछे से भी कवर कर रही हैं, ऊपर से भी कवर कर रही हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये सॉर्ट ऑफ प्रेस कर देती हैं इंग्वानल कैनाल को, तो इसी को हम शटर मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। देन थर्ड इज बॉल वॉल मैकेनिज्म। अब ये बॉल वॉल मैकेनिज्म कैसे होता है? तो ये जो उसमें क्रेमेस्ट्रिक मसल लेयर होती है उससे कॉन्ट्रैक्शन से होता है। अभी मैंने बताया था स्मार्टमेटिक कॉर्ड में क्रेमेस्ट्रिक मसल होती है, तो वहीं से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये बॉल वॉल मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं जिससे ये ऑब्लिटरेट हो जाती है कैनाल। देन फिर हम बात करते हैं लास्ट मैकेनिज्म जो मैं बताने वाला हूं, स्लिट वॉल मैकेनिज्म। स्लिट वॉल मैकेनिज्म यहाँ ये जो एक्सटर्नल रिंग होती है इस पे होती है। तो यहाँ मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था क्रूरा के बारे में। क्रूरा क्या होती है? जो इंग्वानल लिगामेंट होती है इसी के रिफ्लेक्टेड फाइबर्स होते हैं। तो ये क्रूरा जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ऑब्लिटरेट कर देते हैं इस सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग को। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लिट वॉल मैकेनिज्म के बारे में। स्लिट वॉल मैकेनिज्म ये यहाँ पे सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग पे होता है ड्यू टू द अप्रोक्सीमेशन ऑफ क्रूरा। तो क्रूरा ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वानल लिगामेंट होती हैं, ये जब अप्रोक्सीमेट करती हैं तो इस सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग को आपस में अप्रोक्सीमेट कर देती हैं और यही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं। ठीक है। इट इज स्लिट वॉल मैकेनिज्म। ओके। तो मैकेनिज्म है, फेल तो होगा ही कभी ना कभी। तो अगर ये फेल होगा तो क्या होगा? क्या होगा? हर्निया होगा। तो हर्निया क्या होता है? तो हर्निया इज एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ विस्कस और अ विसरा थ्रू अ डिफेक्ट इन द कैविटी कंटेनिंग इट। बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन हो गई, समझ में आ रहा है मुझे। कुछ नहीं होता, ये सिंपल सी चीज है कि हमारे सारे ऑर्गन्स एक कैविटी में प्लेस्ड हैं। अगर वो उस कैविटी से किसी भी डिफेक्ट, आर्टिफिशियल या फिर जो नेचुरली डिफेक्ट, जैसे मैंने बताया आपको इंग्वानल कैनाल, उसके थ्रू उसका जो विस्कस जहां होता है विसरा, वो वहां से बाहर आ जाए, उसी को हर्निया बोलते हैं। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो हर्निया वैसे तो कई तरीके के होते हैं, बट यहाँ पे मैं खाली इंग्वानल हर्निया के बारे में बताऊंगा। इंग्वानल हर्निया जो कि दो तरीके का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन्हीं के बारे में। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं इसकी क्लास बहुत सारी क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द कंटेंट, बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ हर्निया और बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हर्निया। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द कंटेंट की बात करें अगर, तो क्या बाहर आ सकता है? यहां से ओमेंटम बाहर आ सकता है तो उसको ओमेंटोसील बोलते हैं। यहां से इंटेस्टाइन बहुत कॉमन है, इंटेस्टाइन बाहर आ गया तो उसको एंटेरोसील बोलेंगे। ओके। तो बेस्ड ऑन द कंटेंट हमारे पास एंटेरोसील है और ओमेंटोसील है। ओके। बेस्ड ऑन द एक्सटेंट, हर्निया अगर खाली डीप रिंग से बाहर गया है बट सुपरफिशियल रिंग से पहले ही है, उसको बोलेंगे ब्यूबोनोसील। ओके। अब हर्निया अगर सुपरफिशियल रिंग को ही पार कर गया बट अभी स्क्रोटम में एकदम नीचे तक नहीं पहुंचा हुआ है, उसके ऊपर ही है, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट हर्निया। और अब पूरा पार करके स्क्रोटम में लाई कर रहा है, उसको बोलेंगे कंप्लीट हर्निया। ओके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द साइट ऑफ हर्निया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हर्निया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर्निया। ठीक है। तो इनडायरेक्ट हर्निया, जैसा मैंने कैनाल बताया, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। इनडायरेक्ट हर्निया वो होता है जो कि पूरा पूरा कैनाल के थ्रू पास होता है। वो पहले डीप रिंग में जाएगा, वहां से पूरा कैनाल पास करेगा, फिर सुपरफिशियल रिंग में पार करेगा, उसके बाद जाके स्क्रोटम में आएगा। ये पूरा जो पाथवे ट्रेवल करता है ना, ये ट्रांसवर्स वाला, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट हर्निया। ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट हर्निया के बारे में बताऊं तो, और अब इनडायरेक्ट हर्निया मेनली इट कैन बी कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल तब होता है, अभी मैंने बताया था अभी आपको, कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक फेशिया में एक चीज होती है रेमेंट्स ऑफ प्रोसेसस वेजिनालिस। वो एक कैविटी होती है पेरिटोनियम की जो कि ऑब्लिटरेट हो जाती है, बट अगर वो ऑब्लिटरेट ना हो तो यहाँ पे एक ओपन पैसेज रह जाता है, उसी पैसेज के थ्रू हर्निया हो सकता है। तो ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। ठीक है। एक्वायर्ड में क्या हो सकता है? जो लोग बहुत ज्यादा हैवी जिम मारते हैं, बहुत ही हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उनमें एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बट अगर वो गलत, यही चीज वो गलत फॉर्म के साथ करें तो जो उनका एब्डोमिनल विसरा है वो इसी कैनाल के थ्रू पास हो जाएगा और उसे इनडायरेक्ट हर्निया हो जाएगा। ठीक है। तो इनडायरेक्ट हर्निया के दो कॉजेस हमने जान लिए। ओके। तो इनडायरेक्ट हर्निया आप बेसिकली यंगस्टर्स, बच्चों में इनडायरेक्ट ही पाओगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट हर्निया। तो डायरेक्ट हर्निया ये पूरा कैनाल पाथवे फॉलो नहीं करता है। उसमें क्या होता है, यही जो मसल्स है इन्हीं की वीकनेस हो जाती है, ये हमारी एब्डोमिनल वॉल की मसल ही वीक हो जाती है। उसके बाद वो एक सुपरफिशियल
सुपरफिशियल रिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो एब्डोमेन मसल का वीक होंगी, ज्यादातर ओल्ड एज में होता है ये, मोर देन 40 ईयर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हेजलबर्ग ट्रायंगल का, उसको समझते हैं। तो हेजलबर्ग ट्रायंगल क्या है? अब ये मेरा डायग्राम आप जरा देखने की कोशिश करो। तो व्हाट इज हेजलबर्ग ट्रायंगल? ट्रायंगल क्या है? तो ट्रायंगल की एक बाउंड्री ये इंग्वाइनल लिगामेंट बना रही है, एक बाउंड्री बना रही है लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, और यहीं पे एक आर्टरी जाती है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ऐसे। तो वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और ये जो दो चीजें मैंने बताई, ये मिलकर बनाते हैं हेजलबर्ग ट्रायंगल। इसी हेजलबर्ग ट्रायंगल के थ्रू डायरेक्ट हर्निया होता है। इसकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। तो हमने बात कर ली हर्निया के बारे में। तो हर्निया के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, बट इनिशियल में देखो हर्निया क्या होता है, चीज़ें बाहर आई, इंटेस्टाइन बाहर आई, तो वो अंदर भी चली जाती है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल हर्निया। बाहर भी आ रही है, अंदर भी जा रही है, इंसान लेटता है, हर्निया वापस चली जाती है, इंसान खड़ा होता है या खांसता है, हर्निया बाहर आ जाता है, तो इट इज़ रिड्यूसिबल हर्निया। यही चीज़ बाद में इरिड्यूसिबल हो सकती है, हर्निया बाहर आ गया, वापस ही नहीं जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। अब यही ऑब्स्ट्रक्शन बहुत दिन तक रहे तो वहाँ की ब्लड सप्लाई यहाँ पर होने लगती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। अब ब्लड सप्लाई यहाँ पर होगी तो क्या होगा, वहाँ की कंटेंट मरने लगते हैं, वहाँ की इंटेस्टाइन गैंग्रीनस होने लगती है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहाँ से फिर परफोरेशन हो जाता है, परफोरेशन पेरिटोनाइटिस, पूरा इंटेस्टाइन कंटेंट पेट में लीक होने लगता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ओके गाइस, तो मुझे लगता है मैंने इस टॉपिक में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, बट इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो या मुझसे कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो मुझसे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरी आईडी है डॉक्टर महादेव फिट, ठीक है। आई विल वेरी ग्लैड टू हेल्प यू, और तुम मुझे डीएम करना, मैं एज सुन एज पॉसिबल तुम्हें रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।